नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात मौजूदा आर्थिक हालात और मोदी सरकार को कांग्रेस की सलाह की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार मनरेगा समेत यूपीए सरकार की उन योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू करे जिनके जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार और नकदी मिलती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मौजूदा संकट के दौर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा नकदी और रोजगार मिलना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि मौजूदा दौर बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है। मौजूदा समय में देश के लोगों की मदद करनी सबसे जरूरी बात है। इसके लिए सरकार उन तमाम पुरानी योजनाओं को फिर से लागू करे जिनके जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार और नकदी मिलती थी। उद्योगपतियों के संगठन सीआईआई ने भी लोगों की मदद की, सीधी मदद की अपील सरकार से की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार देश के हित में कांग्रेस की सलाह को मानेगी? अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उदित राज, नेता कांग्रेस, वैभव अग्रवाल, बीजेपी के नेता, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, अर्थशास्त्री, और नवेंदु सिन्हा, हमारे संवाददाता, पटना से इस परिचर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले वैभव से बात करते हैं। वैभव अग्रवाल जी, सोनिया गांधी का ये लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और उन्होंने साफ कहा है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम एक बड़ी योजना, एक ऐसी स्कीम जिसने वाकई ग्रामीण जीवन में लोगों के, गरीब से गरीब आदमी के जेब में थोड़ा पैसा डाला है। और उस समय इंडस्ट्री भी ये चाहती है कि मांग बढ़े और लोगों के पास पैसा चाहिए, तो कांग्रेस और बीजेपी ना करके इस योजना को मजबूत बनाना जरूरी है। हालांकि मोदी जी खुद कभी इसे असफलताओं का स्मारक, कांग्रेस सरकारों की असफलताओं का स्मारक बता चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि कांग्रेस सो के क्यों जागती है। कांग्रेस के पास क्या मुद्दों की कमी है? कांग्रेस के पास क्या अपने अपने सोच की कमी है? कांग्रेस के पास क्या अपने नेताओं की कमी है? उदित राज जी जैसे नेता राष्ट्र स्तर के नेता हैं और राष्ट्र स्तर पे क्यों नहीं मौका देते, लेकिन कांग्रेस देती नहीं है। अब आप देखें कि पिछले 2 महीने में कांग्रेस ये नहीं देख रही है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए, 16 करोड़ बेनिफिशियरीज से ज्यादा को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, डीबीटी के तहत पैसे भेजे हैं। अब इसके अंदर हम मनरेगा करें या वो हमारी किसी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो या प्रधानमंत्री बीमा योजना हो या कोई और योजना हो, किसी के भी तहत हो, मनरेगा ही क्यों चाहिए और कोई योजना क्यों नहीं हो सकती? तो हमने करी है और वो योजना बड़ी सफलता तौर से हमने उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया है और हमने उसका बेनिफिट भी देखा है। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने किया है, लेकिन मनरेगा की एक विशिष्टता यह है कि सीधे पैसा जाता है और सरकार ने पिछले दिनों 40,000 करोड़ रुपए जो दिए हैं उसका भी मकसद लोगों तक पैसा पहुंचाना है। उदित राज जी, वैभव अग्रवाल कह रहे हैं कि मनरेगा ही क्यों चाहिए? क्यों सोनिया गांधी का ये मानना है कि मनरेगा ही वो चीज है जिसके जरिए लोगों को लाभ मिल सकता है और इसको राजनीति से ऊपर रखकर सोचना चाहिए? क्या जवाब देंगे? माफ करिएगा, लगता है उदित राज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। संतोष मेहरोत्रा, मैं सुन रहा हूं। अच्छा, आप सुन रहे हैं, तो आप ये बताएं जो सवाल आया है उदित जी कि मनरेगा ही क्यों चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस समय के लिए मनरेगा की आवश्यकता इसलिए है कि 2014 से लगातार बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही और सड़कों पर किस तरह से करोड़ों मजदूर दिखाई पड़े। तो ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन मनरेगा का ही है। इसलिए कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया वह इतना क्रूर था, इतना गलत फैसला था कि कोई भी समय नहीं दिया। अगर समय दिया होता तो काश्तकार है, चाहे वो हरियाणा का है, जमींदार है या पंजाब का, वो नेगोशिएट करके ये कर सकते थे कि वो रोकेंगे कि जाने देंगे। इंडस्ट्रीज भी एमएसएमई के सेक्टर के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि करोड़ों मजदूर न इधर के हुए न उधर के हुए,
तो मजबूरन कहीं सेट नहीं हो पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको भागना पड़ा, अपने घर की ओर, गांव की ओर भागना पड़ा। और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज करोड़ों लोग जो है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ तक कि बंगाल में, उड़ीसा में, जो राज्य तकरीबन पिछड़े हैं, वहां पर गांव में आखिर में क्या क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। तो मनरेगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है ठीक है बेरोजगारी दूर करने। बिल्कुल, फिलहाल आपके हिसाब से वो एक फौरी उपाय है। नवेंदु सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, हम उनसे ग्राउंड रियलिटी को जान लेते हैं। नवेंदु जी, मनरेगा का जो पूरी जो अवधारणा है, क्या सचमुच जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने लेख में दावा किया है, क्या उसने लोगों की जिंदगी को वाकई ग्रामीण स्तर पर, जहां शायद कोई दूसरा उपाय तत्काल नहीं था, उसने परिवर्तन किया है? और जो वो 100 से 200 दिन करने की मांग कर रहे हैं, क्या इस समय उससे सकारात्मक असर पड़ेगा? नवेंदु जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, पंकज जी आवाज़ आ रही है। देखिए, बिहार में जो है मनरेगा को लेकर के 200 दिनों की मांग जो है, ये जो करने की बात जो है, ये लगातार उठाई जाती रही है। ठीक है कि अभी कांग्रेस नेता ने ये बातें कही है, लेकिन बिहार में विभिन्न जन संगठन जो है इस लॉकडाउन के दरमियान भी जो है अपने जो सीमित नियमों के तहत जो है लगातार ये बात करते रहे, मांग उठाते रहे हैं कि 200 दिन किया जाए। इसलिए कि अभी की जो पूरे परिस्थिति, और ख़ास तौर पे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी श्रमिक लौट कर आए हैं प्रदेशों से, तो उन प्रदेशों से लौटे श्रमिकों के लिए भी ज़रूरी है कि उनके काम का बंदोबस्त हो। नीतीश कुमार और बिहार सरकार का एक प्रोग्राम है 7 निश्चय, तो 7 निश्चय में काम देने की बात है, लेकिन मनरेगा जो है वैसी बड़ी योजना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रमिकों की खपत और उनको काम मिलने की गुंजाइश दिखती है। तो उस लिहाज से जो है ये मांग यहाँ भी हो रही है, और तमाम जन संगठनों ने इसको लेकर के ये मांग उठाई है कि 200 दिन मनरेगा को किया जाए। और जो ज़मीनी सच्चाई है, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात सिर्फ कांग्रेस या फिर उसके समर्थन या उसके नेता की कही हुई बातों को जायज़ नाजायज़ बताना नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत है वो कि मनरेगा ने निश्चित रूप से जो गरीबी है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे जो गांव ग्रामीण के गुरबे लोग हैं, उनको सहायता तो पहुंचाई है इस तौर पर कि वो जी सकें। तो जो जीने का अधिकार है उसने मनरेगा ने उस मामले में ज़रूर जो है वो ग्रामीण आबादी, ख़ास तौर पर गरीब ग्रामीण आबादी को मदद पहुंचाई है। और उस आधार पर एक तस्वीर ये बदली है कि जो मृत्यु दर भी है, आप देखेंगे बिहार का, अगर गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों का, वो उस मृत्यु दर में भी पिछले कई सालों में कमी आई है। तो उसकी वजह है कि खाने के लिए दाना पानी तो कम से कम हर परिवार को मिल जाता रहा है, 100 दिन ही सही। ठीक है, लेकिन अब जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन में ये जरूरत इस बात की है, ये और बढ़ गई है, इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन जो देखने को मिला है, जो मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आए हैं, उनके लिए भी उन गांवों में और कोई व्यवस्था तो है नहीं, अदरवाइज वो जाते ही क्यों? इसलिए मनरेगा का सवाल बार बार उठ रहा है। संतोष मेहरोत्रा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आप कैसे देखते हैं मनरेगा की भूमिका को, और इस दौर में जबकि CII भी कह रहा है कि लोगों के पास सीधे पैसा जाना चाहिए, तो क्या मनरेगा को इसलिए महत्व नहीं देना चाहिए कि वो कांग्रेस शासन की याद दिलाता है? यह कांग्रेस बीजेपी से की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी सीधी सी बात यह है कि एक 4 घंटे के नोटिस पे एक लॉकडाउन जारी किया गया, जिसकी वजह से प्रवासी श्रमिक को मजबूर होकर के घर जाना पड़ रहा है। और आज भी लाखों की संख्या में सेंटर्स में बिहार
की बात करें तो 5,000 सेंटर तो अभी भी श्रमिकों से भरे हुए हैंगे, इनको वापस जाना पड़ा। और हमें मालूम है कि जब ये कटिंग और सोइंग का सीजन, खरीफ और रबी का जो कटिंग और सोइंग का सीजन है वो खत्म होगा, उसके बाद लीन सीजन आ जाता है खेती में, और उसके बाद बिल्कुल काम नहीं होगा। अगर आप मनरेगा का काम नहीं देंगे तो जो लोग अपनी नौकरी पेशा जो कर रहे थे शहरों में, वो वापस जो आए हैं, उनकी आमदनी का क्या स्रोत होगा? एक तो संख्या बहुत बढ़ गई, जो मतलब गरीबों की ग्रामीण इलाकों में, तो जिसकी वजह से ओपन मार्केट वेजेस, चाहे वो फार्म वेजेस हों चाहे नॉन फार्म वेजेस हों, उनमें गिरावट आएगी, काम कम हो जाएगा लीन सीजन में। तो मनरेगा के अलावा और क्या उपाय है? नहीं है। अगर होता तो उसकी चर्चा हम करते। अभी तो जरूरी यह है कि जो 40,000 करोड़ अधिक दिया गया है इस साल के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाए। मैं इस बात पे तवज्जो देना चाहता हूं, मैं मनरेगा चला चुका हूं, मैं योजना आयोग में रूरल डेवलपमेंट का हेड ऑफ डिवीजन था जब शुरू हुआ था मनरेगा, तो मुझे कुछ इसके बारे में जमीनी स्तर पे जानकारी है। देश भर में जिस तरीके से इसको लागू किया जाता है उसकी जानकारी है, और इसने एक बेहतरीन योगदान किया है, और इस स्थिति में तो इसका योगदान और बढ़ने ही वाला है। बात समझिए ये कि 100 दिन नाम के लिए हैं, एक पर हाउस होल्ड 100 दिन दिया जा सकता है। औसतन हमारे देश में 45 से ज्यादा एक साल में काम, 45% डेज से ज्यादा नहीं दिया जाता रहा है। बिहार में तो और कम दिया जाता रहा है, वो मैं आंकड़े आपको गिना सकता हूं, 40-42 से ऊपर कभी नहीं पहुंचता बिहार में, जहां जरूरत और ज्यादा है। और यूपी की भी स्थिति लगभग वही है। मैं हाल की स्थिति बता रहा हूं, पुरानी तो है ही है ये स्थिति। तो पॉइंट ये है कि पहले 100 तो पहुंचाया जाए, इतना पैसा तो हो कि 100 दिन पे पहुंचाया जाए सारे परिवारों को, उसके बाद हम 125, 150, 200 की बात करें। कह दी मैंने बात अपनी जो कहनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसे अनुभवी अर्थशास्त्री का बयान है जो खुद इस योजना के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। वैभव जी, आपके सामने पूरा परिदृश्य सामने है। आपने कहा कि मनरेगा ही क्यों, उलट के आपसे भी तो ये पूछा जा सकता है कि मनरेगा क्यों नहीं, क्योंकि मनरेगा कोई स्कीम नहीं है। मनरेगा इस देश का एक कानून है, वो स्कीम नहीं है, वो कानून है, गारंटी कानून है। और अगर आपको उसमें कोई तकलीफ है तो आप बताएं वो कौन सी योजना है जिसके तहत आपकी सरकार ग्रामीण भारत में 100 दिन कम से कम रोजगार की गारंटी कर सकती है। देखिए श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले तो मनरेगा ही क्यों, मनरेगा कानून नहीं है, मनरेगा एक स्कीम है। नहीं माफ करिएगा ना, ये मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, एक गलत बयानी नहीं, एक्ट है, मनरेगा इज एक्ट नॉट स्कीम सर, मनरेगा इज एक्ट, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। ये तो बड़ी खुशकिस्मती आप देश के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं वैभव जी, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप देश के कानून को एक स्कीम बता दें, प्लीज ऐसा मत करिए। बाकी आलोचना और तरीका हो सकता है। मैं कभी टेलीविजन की डिबेट पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि he says what sir, it is not debate, it is about facts, please, you can't reduce act into a scheme, please। पार्लियामेंट का डिस्कशन उदित जी के लिए छोड़ेंगे, पार्लियामेंट वो अपनी बात पार्लियामेंट सर, पार्लियामेंट का मसला नहीं, आप कानून को आप कानून को स्कीम नहीं कह सकते, माफ करिएगा, ये गलत तथ्य है। आप कानून मानकर जो आलोचना करना हो करिए, आप कानून को स्कीम नहीं कह सकते। चल रहा था श्रीवास्तव साहब, मेरी टर्न है, आप मेरे को कृपया कर अपनी बात, आप अपनी बात कहें, पर अगर तथ्य गलत होगा तो हमें टोकना पड़ेगा। हम कतई टोकते नहीं है, कभी नहीं टोकते हैं, आप जानते हैं वैभव जी, पर अगर आप फैक्ट गलत रखेंगे तो हमें कहना पड़ेगा। सबसे घोर करप्शन का मैटर मनरेगा में ही था। और यदि मेहरोत्रा जी ये कहते हैं कि वो चला रहे थे
और उसके अंदर ऑफिस बियरर थे, तो मेरा एक प्रश्न उनसे डायरेक्ट ये रहेगा कि उन्होंने मनरेगा के फायदे तो गिना दिए, लेकिन मनरेगा का जो 100 दिन का भांडाफोड़ किया था हमने 2014-15 में, जो पार्लियामेंट की डिबेट भी चली थी, उसके अंदर जहां कांग्रेस ने 100 लोगों को पैसे दिए और रजिस्टर 100 लोगों का रखा, पैसे भी 100 लोगों को दिए, लेकिन जमीनी हकीकत चलते हुए वो पैसे केवल और केवल ये भ्रष्टाचार का सवाल आप उठा रहे हैं, इस पर बात हो सकती है और होनी भी चाहिए कि हर योजना में भ्रष्टाचार होता है, इसमें भी हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस लेती थी ये गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर मसला था। मेरा ख्याल है कुछ जानकारियां जरूरी हैं जो एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिलहाल। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस लेख की जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा जैसी योजना इस समय खास तौर पर ग्रामीण भारत और वहां की बेरोजगारी को दूर करने में मदद कर सकती है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, ये भूलकर कि ये कांग्रेस की योजना है, यानी कांग्रेस और बीजेपी की बहस से बाहर आकर एक प्रभावी योजना को सम्मान देना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी, अभी ब्रेक के पहले जब हम बात कर रहे थे तो जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है, उन्होंने आपसे भी सवाल पूछा कि दरअसल उसमें बहुत भ्रष्टाचार था, हालांकि वो उसको स्कीम भी बता रहे। तो मेरा ख्याल है कि अगर बीजेपी के नेता नेशनल चैनल पर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भ्रम बहुत नीचे तक है, बहुत बड़े लोगों तक ये भ्रम है कि ये स्कीम है, इसकी ये एक्ट की जगह उन्होंने कहा इस एक्ट नहीं स्कीम है। बहरहाल इसका मतलब ये भ्रम बहुत बड़े पैमाने पर है। तो आप स्कीम है और मैं ये वापस कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक्ट है, उसको स्कीम ना कहें। बहरहाल आप उसको एक्ट है, चलिए पूछ लेते हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, क्या इस एक्ट को हम स्कीम कह सकते हैं? नहीं, स्कीम द्वारा आप उसको कार्यान्वित कर रहे हो, इसका मतलब वो स्कीम नहीं है, वो है एक एक्ट के तहत। इट इज अ राइट, ये एक मजदूरों का हक है, क्योंकि वो डिमांड बेस्ड स्कीम है। यानी कि मैं अगर ऐसा श्रमिक हूं ग्रामीण इलाकों में जो काम ढूंढने ग्राम पंचायत सरपंच के पास जाता है, तो अगर मुझे काम नहीं मिलता, 10 लोग अगर जाते हैं लिखित रूप में आवेदन देते हैं, मुझे काम नहीं मिलता, तो ये ध्यान रहे कि एक्ट में लिखा है, स्कीम में नहीं, एक्ट में लिखा है कि मुझे 15 दिन के अंदर मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट राज्य सरकार को देना पड़ेगा अगर वो 10 दिन के अंदर काम नहीं देती। ये बड़ा फर्क है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं पहले भी चलती रही हैं, रोजगार की भी योजना चलती रही, लेकिन मनरेगा पहली योजना है जिसने गारंटी किया, यानी जो ग्रामीण व्यक्ति अगर वो मांगता है कानून वो रोजगार, तो 15 दिन में उसे देना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको मुआवजा दे। तो ये फर्क हो जाता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे भोजन का अधिकार हुआ, जैसे आरटीआई अधिकार, कानून इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करते हैं कांग्रेस की ओर से भी जवाब ले लेते हैं। उदित जी, आप ये बताइए, भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता, उनका कहना है कि इस योजना में बहुत भ्रष्टाचार था और इसलिए इसको बहुत ज्यादा आप इसका ढोल मत बजाइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बेतुकी बात है, अमानवीय बात है, और 2011-12 में इस देश में भ्रष्टाचार के विरोध में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तो
इस देश में एक शोर मचा था कि अब तो भ्रष्टाचार जाने वाला है। उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सर्वे किया अगले साल तो भ्रष्टाचार और बढ़ा। तो इसके मतलब यह नहीं कि अर्थव्यवस्था ही पूरा बंद कर दो, सरकारी पूरा बंद कर दो अगर अर्थव्यवस्था अगर भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार ही कारण है कि बढ़ रहा है या है तो सब लॉकडाउन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। यह कोई तर्क नहीं हो सकता। ऐसे में इतना अमानवीय नहीं होना चाहिए। दुनिया में नोम चॉम्स्की जो बहुत बड़े थिंकर हैं और फिलोसोफर हैं, पूरा दुनिया उनको मानती है, यूएस सिस्टम के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन करना है जेनोसाइड। इतना क्रूर फैसला जनतंत्र में कभी लिया ही नहीं होगा। और यह बड़ा अजीब देश है। दूसरा देश होता जिस तरह से अश्वेत के मरने पर ब्रसल्स है या स्विट्जरलैंड है, लंदन है, पेरिस है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका जल पड़ा। तो इस देश के लोग तो मेरे समझ में नहीं आ सकता किस मानसिकता के बने हुए। यही नहीं, मजदूर ही नहीं पीड़ित हुआ। जैसे पंकज जी, अगर मैं 22 तारीख को गया बंबई, व्यापार की वजह से गया, रिश्तेदारी की वजह से गया, एक जोड़ी कपड़ा लेकर के, और 24 को सुबह आना है, वहीं पर लॉकडाउन हो गया आदमी, न पैसा न पूरा सामान। अरे ऐसा लॉकडाउन दुनिया में नहीं हुआ। नोम चॉम्स्की का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ बोल रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने क्या बोला है इस देश के। और मैं आपको बता दूं कि ये महान देश है, यही देश बर्दाश्त कर सकता, और कोई देश में अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है। और जितना कोऑपरेशन इस देश ने मोदी जी को दिया, दूसरा कोई देश दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये देश इस देश में सबसे बड़ा धन आप जानते हैं संतोष धन है। तो संतोष धन लोगों के पास है, और फिलहाल वो पूरी तरीके से, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही। क्या है, उस समय लॉकडाउन के पहले 10 दिन पहले समझ सकते थे। ठीक है, अब वो आपकी बात आ गई। यानी कुल मिला के देखिए, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री के साथ पूरे देश खड़ा हुआ है। हर तरह की जो भी उन्होंने कहा, थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, कर्फ्यू करो, सब माना और अभी भी मान रहे हैं। सवाल है कि लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए। वैभव जी, आप ठीक है, मनरेगा को आप स्कीम कह रहे हैं या जो भी है, ठीक है, उसको मत मानिए। सीधी सी बात है, इस समय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार चाहते हैं। 27 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पहुंच गई है। आपकी जो जीडीपी है वो माइनस हो रही है, ये तमाम एजेंसीज कह रही हैं, आप इस बात को जानते हैं। इस समय आप बताइए, वो कौन सी योजना है जिससे किसी व्यक्ति को जो गांव में पड़ा हुआ है उसे रोजगार मिल जाए ताकि उसका घर चले? वो कौन सी योजना है? आप पैकेज की बात कर सकते हैं, ठोस बताइए कौन सी योजना जिससे पैसा मिल रहा है। देखिए, ऐसा है श्रीवास्तव साहब कि जहां तक केंद्र सरकार की बात है, वहां पे केंद्र सरकार ने मनरेगा को ठुकराया नहीं है। आप बात समझें, आप ठीक है, पैनल पे थोड़ी सी डिबेट लाइट हो गई, सबने मेरा थोड़ा सा मजाक बना लिया। नहीं, आपका मजाक नहीं, एक फैक्ट को सही करना नहीं। हम इस बहस में कभी मजाक नहीं, वैभव जी प्लीज मजाक नहीं उड़ाइए। एक मिनट, आपके एक फैक्ट गलत था तो हमने उसको सही किया। मैं कोई बात नहीं, नथिंग पर्सनल, कोई बात नहीं इसमें। ये आप सब बुद्धिजीवी हैं हम लोग, कोई बात नहीं, हम आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कशन है। और अगर आप वैभव जी मजाक बनाने की बात नहीं, इस मनरेगा का मजाक मोदी जी ने मेरे सामने लोकसभा में किया था कि ये जीता जागता, ये कांग्रेस का जीता जागता कांग्रेस की इमारत है, गरीबी बढ़ाने का, इसको हम जिंदा करके रखेंगे। इतना बड़ा मजाक उन्होंने मनरेगा का बनाया था, पूरे देश के सामने संसद में बनाया था। आज वही मनरेगा के सहारे ये आगे कुछ कर पा रहे हैं। अगर मनरेगा न होता तो पता नहीं इस देश में क्या होता। तो ठीक है, वैभव जी को जवाब दे लेने, वैभव जी को जवाब दे देने। जी भाई साहब, मेरे को आप जैसे कद्दावर नेताओं से सीधा वार्तालाप करने का बड़ा कम मौका देते हैं श्रीवास्तव साहब।
लेकिन जब दिया है तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा इस पटल से। पूरा स्वागत कि है, देखिए बोलिए। मनरेगा, ये चीज सब सामने है कि मनरेगा एक भ्रष्टाचार की स्कीम बन रही थी कांग्रेस के 10 सालों में, और उसको इसलिए मैंने कटाक्ष के तौर पे स्कीम बोला। लेकिन जो रूल है, जो लॉ है, वो सोशल सिक्योरिटी का लॉ है, और उसका जो भाव है वो केवल इतना है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत में 2005 में हमने इसको बनाया। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया, उसका गलत फायदा उठाया। लेकिन हमने बेशक केंद्र सरकार ने मनरेगा का काम नहीं खास इस्तेमाल करते हुए काम किया, लेकिन मनरेगा की जगह 10 और नई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग समय कम है। प्रधानमंत्री वैभव जी, बीमा योजना है, वैभव जी उसके आपकी अंदर बात है। ठीक है, समय कम है, हम आखिरी कमेंट ले लेते हैं। जो वहां गांव का हाल देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे अलग अलग स्कीमों के संवाददाता नवेंदु जी ये बताइए कि 6 साल से तो मोदी जी की सरकार है और 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, तो आखिर ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है ताकि जिससे कि मनरेगा का पैसा पहुंच नहीं पा रहा है? 6 साल से मोदी जी हैं, 15 साल से नीतीश कुमार है, तो आपके बिहार में ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? ये पैसा पहुंच क्यों नहीं रहा है? पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी पंकज जी सही आपने कहा। तो देखिए, जिस पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है, और ये कांग्रेस भी अगर उसको ये कहते हुए फूले नहीं समाती है कि जो राजीव गांधी का जो पंचायती राजतंत्र था, तो उसके चलते जो है आज ये स्थिति बनी है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का में ही भ्रष्टाचार का वो कोड है। अगर 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में है, नीतीश कुमार ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए चुनाव भी कराए, वो चुनाव जो बिहार में बहुत दिनों से पंचायती चुनाव लंबित थे, तो वो इसलिए कि जो मनरेगा का काम है वो पंचायतों के जरिए ही मिलना है। मुखिया अभी भी उसमें अहम रोल अदा करता है, और कार्ड जो है उस मनरेगा के कार्ड हैं वो भी मुखिया के घर रखे रहते हैं। बावजूद इसके देखिए एक सच्चाई है कि तमाम भ्रष्टाचार हो, फिर भी मनरेगा एक ज़रूरत है। ग्रामीण गरीब समाज है, गाँव के गरीब श्रमिक, उनको मनरेगा में काम मिल पाया है, वो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि इसमें जो प्रवासी श्रमिक लौटे हैं वही लगभग 1 लाख से यानी तादाद बहुत बड़ी है, लोगों की मांग बहुत ज्यादा है रोजगार की, और योजनाएं कोई ऐसी नजर नहीं आती हैं। एक मनरेगा था जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है, और उसको बढ़ाने की, मजबूत करने की मांग की जा रही है, तो उसकी गंभीरता को समझा जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।